हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात अपने बहुत बेहतरीन चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के लेक्चर नंबर 17 में हो गई है। और उसी के साथ साथ एक बार फिर से हम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर का बहुत बेहतरीन टॉपिक, जिसका नाम है पेडिग्री एनालिसिस। अब देखिए, इन तमाम टॉपिक में बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है। आपको भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर की वीडियो है, वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हमको बताइए कहां तक दिक्कत सॉल्व हुई। बताएंगे कहां? कमेंट में। अगर इसके पीछे का लेक्चर देखना चाहते हैं तो बगल में आपके लिए स्क्रीन पे आई बटन ऊपर लगवा दिए हैं, और नीचे इसी वीडियो के जस्ट नीचे जैसे ही आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको पूरे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उसको टच करेंगे, पूरे प्लेलिस्ट में चले जाएंगे। लेक्चर 01 से लेके लेक्चर 17, मतलब आज जहां तक बना है यहां तक मिल जाएगा। और जैसे जैसे चैप्टर, ये मान के चलिए 3 से 4 लेक्चर में ही ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, मतलब 20 या 21 लेक्चर में। अच्छा, इसमें क्या हमारे पास फायदा है? ये फायदा है कि जैसे ही आप लोग डाले पेडिग्री एनालिसिस #RSP या #अनुभव सर बायोलॉजी या #RSP स्टडी पॉइंट, कुछ भी डाल दिए, टॉपिक का नाम लिख के डायरेक्ट आपके पास पूरा लेक्चर आ जाएगा। और यही नहीं, जितने लेक्चर हैं सब लेक्चर आपको मिल जाएंगे इस टॉपिक के, इस चैप्टर से रिलेटेड। तो बहुत ज्यादा बात ना करते हुए इसको शुरू करते हैं। अच्छा देखिए, इसमें हमको मेनली पढ़ना है पेडिग्री एनालिसिस। कोई हल्का टॉपिक नहीं है, लेकिन बहुत कठिन भी नहीं है जितना लोग बताते हैं। जैसे हमने आपको प्लियोट्रॉपी पढ़ाया, बच्चे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किए। दूसरा हमने आपको लिंकेज पढ़ाया, लिंकेज आपको समझ में आया। उसके बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ाया, वो भी समझ में आया। तो ऐसा कुछ है ही नहीं है जो हम पढ़ाएं और समझ में ना आए। अगर हम पढ़ाएं और समझ में ना आए तो ये मान के चलिए कि वो टॉपिक फिर मजेदार नहीं है। जितना बोरिंग से बोरिंग टॉपिक है उसको बिल्कुल मजेदार तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं बच्चों के लिए। तो देखिए, पेडिग्री एनालिसिस कहता क्या है? देखिए, इसका नाम है पेडिग्री एनालिसिस। एनालिसिस मतलब होता है किसी चीज को एनालिसिस करना, किसी चीज को समझना। किसी चीज को जब हम भरपूर तरीके से जांचें परखें तब उसको कहते हैं एनालिसिस। काम कहाँ आता है? मान लीजिए किसी को शुगर है, मतलब बीमारी वाला शुगर, किसी को शुगर है तो कहते हैं कि हमारे पापा को था इसलिए हमको शुगर हो गया है, यही तो कहते हैं। हमारे दादा को था, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है इसलिए हमको भी शुगर है। किसी का बाल झड़ गया है तो कहते क्या है कि हम टकले इसलिए हो गए, हमारा बाल इसलिए झड़ गया, हम गंजे इसलिए हो गए क्योंकि हमारे पापा को भी था। और पापा को कहां से आया? दादा से। दादा को कहां से आया? परदादा से। परदादा को कहां से आया? बड़के दादा से। तो ये सब जितने भी दादा ओदा थे उस लाइन में, उन सब का क्या है? हमको पूरा एनालिसिस पढ़ना है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, या यूं कहें कि एक पूरे फैमिली ट्री के बारे में जानकारी लेना, एनालिसिस करना, पेडिग्री एनालिसिस कहलाता है। हमारे हिसाब से इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक, वही लिखा है। लिखा क्या है? स्टडी ऑफ एंसेस्टर बाय फॉर्मेशन ऑफ फैमिली ट्री। कोई फैमिली ट्री बना लीजिए, उसमें आप लोग देखिए कि आपके दादाजी का क्या नाम था, दादाजी से शुरू करिए, दादा दादी को बनाइए, उसके बाद आपके मम्मी पापा आए, चाचा होंगे, बड़े पापा होंगे, उनका नाम लिखिए। उसके बाद आप कितने भाई बहन हैं, आपके पापा के चाचा के कितने भाई बहन हैं, मतलब लड़के लड़की हैं, उसको लिखिए। आपकी फैमिली ट्री तैयार हो गई। अब देखिए किसके अंदर क्या चीज देखने को मिल रही है। किसी को शुगर होगा, मतलब बीमारी में ही नहीं, अच्छाई में भी हो सकता है बहुत सारी चीज, लेकिन मेनली एनालिसिस क्यों किया जाएगा भाई? किसी चीज में जब हम फंसेंगे तभी तो उसके बारे में जांच पड़ताल करेंगे। आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तभी तो आप YouTube पे पढ़ने आए हैं। तो वही चीज तो है कि आपने इसका एनालिसिस क्यों किया? क्योंकि आपको नहीं समझ में आया। तो इसे फैमिली ट्री बनाइए, चेक कर लीजिए किसके अंदर क्या है। पूरे इस पढ़ाई को हम लोग कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। अच्छा देखिए, जेनेटिक डिसऑर्डर इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके 2 पार्ट हैं, एक है मेंडेलियन डिसऑर्डर, एक है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर में ही आपको पढ़ाया जाता है 2 टॉपिक, एक का नाम है पॉइंट म्यूटेशन और एक का नाम है आपके पास बहुत जरूरी, जिसका नाम है पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस उसी मेंडेलियन डिसऑर्डर का ही एक टॉपिक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर ये आता है। फिर देखिए, इन ह्यूमन रैंडम क्रॉस एंड कंट्रोल क्रॉस इज नॉट पॉसिबल।
कह रहा है जैसे हम लोग आदमी है ना भाई, एक मदर जो है वो एक ह्यूमन के बच्चे को जन्म देने में 9 महीने लगाती है, 9 मंथ का टाइम लगता है। तो 9 मंथ में बहुत ज्यादा उसके बॉडी में डेवलपमेंट होता है, फिजिकली होता है, मेंटली होता है, हार्मोनल वाला पूरा बैलेंस होता है, क्रोमोसोमल के लेवल पे होता है, जेनेटिक के लेवल पे होता है, कोई दिक्कत ना हो, कोई म्यूटेशन ना हो, उस लेवल पे होता है। तो तमाम गतिविधियां उन 9 मंथ के गेस्टेशन पीरियड में चलती हैं। कहने का मतलब यह है कि किसी भी प्रकार से हमारे लोगों के अंदर रिप्रोडक्शन दूसरे तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से करना संभव नहीं है। तो इसलिए पेडिग्री एनालिसिस कहता है कि जो भी बीमारियां हैं वो हमारी पर्सनली पीढ़ी दर पीढ़ी ही आई हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज रैंडम क्रॉस या कंट्रोल क्रॉस से हमको देखने को मिलता है। अब देखिए इसमें मेनली है क्या, टाइप्स ऑफ ट्रेट। बहुत अच्छा टॉपिक है, इतना ही इसमें अगर आप लोग याद रख लेंगे तो पूरा पेडिग्री एनालिसिस आपका कंप्लीट हो जाएगा। कह क्या रहा है, ट्रेट मतलब होता है लक्षण, कौन कौन से लक्षण है। तो इसमें देखिए ह्यूमन के अंदर हमारे हिसाब से 2 प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं। अगर लड़की है तो एक्स क्रोमोसोम होगा, अगर लड़का है तो XY क्रोमोसोम होगा। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, Y क्रोमोसोम पे क्या होगा, जितनी भी बीमारी देखने को मिलेगी वो सब किसके अंदर होगी, मेल के, क्योंकि मेल कौन है भैया, मेल है Y वाला। तो Y क्रोमोसोम पे जितनी बीमारियां होंगी वो सब मेल में होंगी। और कह क्या रहा है, ऑन ऑटोसोम, ऑटोसोम का क्या बवाल है, आदमी के अंदर टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। उन 23 पेयर को 2 भाग में बांटा जाता है, एक 22 पेयर कहलाता है और एक कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, 23rd पेयर। क्या कहते हैं, 23rd पेयर। यही 23rd पेयर जो है इसी में होता है। अगर लड़की है तो XX है, लड़का है तो XY है। और बाकी 22 पेयर जो हैं इनको हम लोग कहते हैं ऑटोसोम। क्या है, ऑटोसोम। तो टोटल क्रोमोसोम में 22 पेयर में उनको कहेंगे ऑटोसोम। एक पेयर अकेला 23वें वाले को कहेंगे सेक्स क्रोमोसोम। तो अगर Y क्रोमोसोम पे कोई दिक्कत है तो Y किसके अंदर है, सेक्स वाले के, 23rd वाले के। तो Y में दिक्कत है तो सिर्फ मेल में होगा। अगर ऑटोसोम में दिक्कत है, मतलब इन 22 पेयर में कोई दिक्कत है, तो उनमें 2 प्रकार से होगा, एक होता है डोमिनेंट ट्रेट, एक होता है रिसेसिव ट्रेट। अगर डोमिनेंट ट्रेट में उनके दिक्कत हुई है तो डोमिनेंट ट्रेट में एक बीमारी हमको देखने को मिलेगी जिसका नाम होगा मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। याद रख लीजिए, इसका कहीं भी कोई भी यूज नहीं है, ना कहीं पे कुछ दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए, अगर रिसेसिव वाले ऑटोसोम में कोई दिक्कत है तब वहां पे कुछ समस्या होगा। समस्या क्या होगा, उसमें कुछ बीमारी हो सकती है। जैसे पहला है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है, हमारे पूरे बॉडी के मांसपेशियों में, मसल्स में दिक्कत होने लगे, वो दिक्कत होती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में। दूसरा क्या है, सिकल सेल एनीमिया। जब हमारे बॉडी का एनीमिया जो है, एनीमिया मतलब क्या होता है, एनीमिया मतलब खून की कमी। हमारे बॉडी में जो हमारे आरबीसी हैं उनका शेप अगर बिगड़ जाए तो हो जाते हैं सिक्कल शेप के, जिसको हम लोग कहते हैं सिक्कल सेल एनीमिया। ये बीमारी कहाँ है, ये भी रिसेसिव में आएगी। और लास्ट में है थैलेसीमिया। ये भी एक बहुत बढ़िया बीमारी है, मतलब बीमारी कोई बढ़िया नहीं होती लेकिन बढ़िया बीमारी क्यों है, पढ़ने में मजा आएगा। ठीक, अच्छा दूसरा चीज, अगर इसमें कुछ ना याद हो तो इतना तो याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है Y वाले क्रोमोसोम पे कोई दिक्कत होगी तब तो मेल का है। अगर X वाले पे दिक्कत होगी तो उसमें 2 ही बीमारी होती है। X वाले में एक होता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस मतलब जब एक आदमी नॉर्मल कलर में अंतर को ना पहचान पाए। और कौन कौन सा अंतर है, एक रेड कलर को नहीं जान पाता, एक ग्रीन कलर को। इसीलिए उस आदमी को ड्राइवरी वाला लाइसेंस नहीं दिया जाता है। नहीं तो भैया गाड़ी चलाएगा, लाल बत्ती है लेकिन झोंक के चल दिया, काम खत्म, ये कंडीशन है। ठीक, अच्छा दूसरी बीमारी है हीमोफीलिया। कहीं भी हमको चोट लगती है तो 5 मिनट, 7 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट में खून बहना वहां से ऑटोमेटिक कम हो जाता है, बंद हो जाता है, थम जाता है। हीमोफीलिया में अगर आपको छोटी सी चोट लगी तो आपका खून बहना कम या बंद नहीं होगा, खून बहता ही रहेगा।
ये दोनों बीमारी आपकी X क्रोमोसोम पे देखी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू ऑफ बोर्ड एंड नीट एग्जामिनेशन बोथ। ठीक, फिर देखिए पेडिग्री एनालिसिस आपकी स्क्रीन पे हमने पेस्ट करवाया है, एनसीईआरटी का चार्ट है, वही यहाँ पे समझा रहे हैं कि कुछ सिंबल होते हैं जो पेडिग्री एनालिसिस में हम पढ़ते हैं। पहला सिंबल है मेल। मेल को स्क्वायर वाले डब्बे में दिखाए, अगर कभी भी स्क्वायर का डब्बा कहीं बना रहे तो उसे हम लोग कहेंगे मेल को दिखा रहा है। ठीक, अगर सर्कल बना है गोल गोल तब किसको दिखाएगा? फीमेल को। अगर ना मेल है मतलब ना सर्कल है और ना स्क्वायर है, वहां बना है रोम्बस। रोम्बस क्या है? यही रोम्बस वाला। तो इस प्रकार के हम लोग कहते हैं कि इसका सेक्स जो है वो अनस्पेसिफाइड है, मतलब थर्ड जेंडर का है, उसको कोई बीमारी हुई है। ठीक, फिर देखिए इसमें कंडीशन क्या है? अगर लाल कलर से हमको ये तीनों सिंबल दिख रहे हैं, तीनों गोले, तब उनको कोई ना कोई बीमारी है, वो किसी न किसी बीमारी से अफेक्टेड है। ठीक, उसके बाद क्या है? अगर एक मेल वाला है जो मतलब स्क्वायर है और सर्कल वाला है, बीच में सिंगल डंडी लगी है, तो ये दोनों किए हैं शादी, मेल फीमेल ही तो शादी करेंगे। और मैरिज वाला सिंबल कैसे दिखाया जाता है पेडिग्री एनालिसिस में? एक स्क्वायर एक सर्कल, बीच में डंडी घुसा दो, दोनों की शादी। अगर मान लो डबल डंडी उसी में दिख गई जो कि अगले वाले में दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं रिलेशन मैरिज, मतलब एक भाई ने अपने ही बहन से शादी कर लिया तो उसको हम लोग कहेंगे रिलेशन मैरिज, जिसमें आपको डबल डंडी देखने को मिलेगी। ठीक, उसके बाद क्या कंडीशन है? उसके बाद कंडीशन ये है भैया कि एक मेल है एक फीमेल है, इनके दो हो गए बच्चे, एक मेल बच्चा हुआ एक फीमेल बच्चा, तो फैमिली वाला इस प्रकार से दिखाया जाता है। इतना कुल मिला के इसका सिंबल होता है। इसके अंदर हमको पढ़ना क्या है? इसके अंदर हमको पढ़ना है कुछ रूल्स कहिए या ऑब्जर्वेशन कहिए, जो पेडिग्री एनालिसिस में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं पेपर में। क्या पूछे जाते हैं आपसे पेपर में? पूछा यह जाता है कि अगर मदर अफेक्टेड है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मम्मी को कोई बीमारी है तो बीमारी मम्मी से उसके बेटे में ट्रांसफर होगी, बेटी में ट्रांसफर होने का संभावना कम। अगर यहाँ लाइव एग्जांपल में देखें तो इसको थोड़ा सा इरेज कर ले, एक लाइन से समझते हुए चलिएगा क्योंकि वीडियो बनानी है हमको शॉर्ट में। अगर किसी फीमेल को मान लीजिए है शुगर वाली बीमारी, एक्स और एक्स वाई ही तो आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे, तब जाके इन दोनों से बच्चा होगा। तो अगर फीमेल लड़की हुई तो ये वाला एक्स तो नॉर्मल ही है और ये वाला एक्स क्या है? थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें इसी एक्स पे कोई दिक्कत है, ये एक्स फ्री है और यही एक्स यहाँ पे चला आया, तो इसका जो लड़कियां हुआ वो पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। क्या हुआ? नॉर्मल। लेकिन अगर लड़का हुआ भैया, लड़का हुआ तो क्या कंडीशन है? लड़का हुआ तो वाई तो पापा से आया, लेकिन यही एक्स अफेक्टेड वाला मान लो लड़के पे आ गया तो लड़का पूरी तरह से अफेक्टेड हो गया। इसीलिए कह रहा है अगर बीमारी मम्मी को है, मदर को है, तो उसके बच्चे में बीमारी ट्रांसफर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा। वैसे उल्टा करिए, अगर बीमारी पापा को है तो बीमारी उसके बेटी को होने का प्रोबेबिलिटी जब बहुत ज्यादा है, फादर से उसके डॉटर में, मदर से उसके सन में। स्टार्टिंग के 2 पॉइंट क्लियर। तीसरा देखिए, कह रहा है अगर मान लीजिए कोई एक मेल चाइल्ड है, मतलब लड़का है, और वो प्रभावित है, मतलब बीमारी है, कहां से उसके ट्रांसफर हुई? उसके पापा से मान लो बीमारी आई है, तो किस क्रोमोजोम की वजह से उसके अंदर आएगी? भाई फादर से उसके बेटे में, मेल चाइल्ड में कौन सा क्रोमोजोम जाएगा? वाई ही तो जाएगा, तभी तो लड़का बनेगा। तो इन प्रकार की बीमारी को हम लोग कहते हैं वाई लिंक्ड। क्या? वाई लिंक्ड। ठीक, ऐसा जो डिजीज होता है, तो वो कह रहा है कि अगर मेल चाइल्ड प्रभावित है अपने फादर की वजह से, तो उसके अंदर उसका वाई वाला क्रोमोजोम जो है वो दिक्कत उसको पहुंचा रहा है। उसके बाद क्या है? सेक्स लिंक्ड क्या होता है? सेक्स लिंक्ड कहने का मतलब ये है कि when all male child is affected by mother, एक मदर थी, उसके 4-5 बेटे हुए, बेटी नहीं हुई, और सब बीमारी से ग्रसित हैं, ऐसे कंडीशन को हम लोग कहते हैं सेक्स लिंक्ड। और लास्ट का 2 टॉपिक है, कह रहा है अगर दोनों पेरेंट नॉर्मल हैं, जो ब्लैक कलर से है वो नॉर्मल है, तो अगर दोनों पेरेंट नॉर्मल हैं और दोनों बच्चों में चाहे एक बच्चा और चाहे दोनों बच्चा क्या हो जाए? अफेक्टेड हो जाए, उनको कोई बीमारी हो जाए, ऐसे कंडीशन को हम लोग ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन कहते हैं। डायरेक्ट पेपर में आएगा, इफ बोथ पेरेंट आर नॉर्मल बट देयर ऑफ स्प्रिंग या देयर चाइल्ड
is affected by disease, this condition is known as what? This condition is known as autosomal recessive condition. एंड अगर इसी का उल्टा करिए, उल्टा क्या, अगर दोनों बच्चे मतलब दोनों इसमें बच्चे क्या हुए, अफेक्टेड हुए और पेरेंट नॉर्मल थे, अगर पेरेंटवा अफेक्टेड हो गया और बच्चुआ उसका नॉर्मल हो गया तब क्या कहेंगे? तो जहां ऑटोसोमल है वहां तो ऑटोसोमल ही रहेगा, इसका हो जाएगा भैया ऑटोसोमल डोमिनेंट। क्यों? क्योंकि रिसेसिव का उल्टा डोमिनेंट। तो हमारे हिसाब से लेक्चर आपको समझ में आया होगा। दो कंडीशन इसमें आपके बुक में दिया गया है, क्या? पेडिग्री एनालिसिस बना के समझाने वाला। वो जो फिगर है वो फिगर हम किसी लेक्चर में कंप्लीट करवा देंगे। मेन पेडिग्री एनालिसिस पे आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा। क्या क्वेश्चन कहां से बनेगा आपको बता देते हैं। क्वेश्चन बनेगा कहां का, ये कौन सा डिसऑर्डर है? तो भैया मेंडेलियन डिसऑर्डर है पहला क्वेश्चन। दूसरा होता क्या है? फैमिली ट्री को समझाने के प्रोसेस को पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा इसमें ट्रेट है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये है, यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि एक्स क्रोमोसोम पे कौन सी दो बीमारी होती है, मेन क्वेश्चन यहाँ पे है। और एक क्वेश्चन बनता है सिकल सेल एनीमिया कहाँ होती है, तो ऑटोसोम के रिसेसिव में सिकल सेल एनीमिया होती है। जितने सिंबल है सब इंपॉर्टेंट है, मोस्टली कंफ्यूज करता है सेक्स अनस्पेसिफाइड वाला, और उसके बाद में करता है कौन सा भैया, रिलेशन मैरिज वाला, या लास्ट में आपसे रूल्स पूछ लेंगे। और रूल्स में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स आपके दो ही हैं, एक रूल आपका है वाई लिंक्ड, एक रूल है सेक्स लिंक्ड। और ये दोनों जो रूल हैं आपके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में कि अगर मतलब पेरेंट नॉर्मल है बच्चे अफेक्टेड हुए तो ऑटोसोमल रिसेसिव, इसी का उल्टा तो ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो मिलेंगे ऐसी ही बहुत बेहतरीन नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।